अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी जो है टाइप्स, क्लासिफिकेशन, तो वो सब आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। तो एंटीबॉडीज़ आर दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स एंड स्पेसिफिकली रिएक्ट विथ दोज एंटीजेंस विच इलिसिट देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? बेसिकली ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारे पास, वो सीक्रेट करते हैं और ये स्पेसिफिकली रिएक्ट करेंगी उन मॉलिक्यूल्स के साथ, उन एंटीजेंस के साथ जिन्होंने उनकी प्रोडक्शन करवाई है, यानी कि जिन एंटीजेंस की वजह से उनकी सिक्रेशन हुई है, तो वो फिर उन एंटीजेंस के साथ बाइंड होगी और उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगी। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में होती हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का ही पार्ट है और प्लाज्मा प्रोटीन के कौन से प्रोटीन का? गामा ग्लोबुलिन का। ठीक है, तो हम इसीलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अब एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये एक टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 हेवी चेन्स होते हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं, और ये दोनों जो हेवी चेन है और लाइट चेन है ये हेल्ड टुगेदर होती हैं बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी हेवी चेन कौन है, लाइट चेन्स कौन सी हैं। सही है, तो ये है हमारे पास इसकी हेवी चेन। ठीक है, ये एक हेवी चेन हो गई, ये दूसरी हेवी चेन हो गई, और ये हमारे पास एक लाइट चेन हो गई और ये दूसरी लाइट चेन हो गई। यानी कि इसमें 2 हेवी चेन्स हुई हमारे पास और 2 लाइट चेन्स हुई। हेवी चेन्स ब्लैक वाली हैं और लाइट चेन्स पिंक वाली हैं। ठीक है, अब हम ये जो है हमारे पास हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, ये क्योंकि अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, ये क्योंकि प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, तो जाहिर बात है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। तो इसका एक जो है हमारे पास अमाइनो एंड होता है और एक चेन्स का हमारे पास कार्बोक्सिल एंड होता है। ठीक है, ऐसी लाइट में भी होगा कि एक अमाइनो एंड होगा और एक कार्बोक्सिलिक एंड होगा। ठीक है, तो इसके जो कार्बोक्सिलिक एंड है, ठीक है, ये वाला एंड या ये वाला एंड, ठीक है, इस पे हमारे पास कांस्टेंट रीजन होगा। ठीक है, कांस्टेंट रीजन यानी कि ये कभी चेंज नहीं हो सकते रीजन, यानी कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी वजह से। और हमारे पास जो वेरिएबल रीजन है वो हमारे अमाइनो एसिड एंड पे होगा। लाइट चेन और हेवी चेन दोनों के अमाइनो एसिड एंड पे जो है हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन जो है, इसको वेरिएबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जैसे नया एंटीजन आएगा तो फिर ये एंटीबॉडी का रीजन चेंज हो जाएगा और उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड होगा। अब जो है हमारे पास एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जहाँ पे एंटीजन बाइंड हो रहा है, लाइट चेन और ये जो हमारे पास है हेवी चेन, इस वाले रीजन को हम कहते हैं फेब रीजन। फेब रीजन क्यों? यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बाइंड हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन को हम एफसी रीजन कहते हैं। एफसी रीजन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या क्यों ऐसे कहा गया है एफसी रीजन और फेब रीजन। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एंटीबॉडी को ट्रीट किया विद दी पेप्सिन एक एंजाइम है। तो एंटीबॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई और फिर वो फ्रेगमेंट्स में या कंपोनेंट्स में जो है वो हो गई ब्रेक डाउन। तो फिर वो फ्रेगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करते थे, ठीक है, नहीं कर रहे थे, वो क्या हो गए कि वो सेटल डाउन हो गई नीचे जाकर। जब वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो गए तो टेस्ट ट्यूब में, तो फिर वो क्रिस्टलाइज हो गए। क्रिस्टलाइजेशन में उन्होंने क्रिस्टल फॉर्म कर दिया। तो दिस सी इज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या है? फ्रेगमेंट विच क्रिस्टलाइज। ठीक है, इसलिए इसको एफसी पोर्शन कहा गया। एफसी पोर्शन में कौन सा पोर्शन आ जाएगा हमारे पास? ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो रहा था और जब ये टेस्ट ट्यूब में था तो ये जाके नीचे बैठ गया और ये क्रिस्टलाइज हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया एफसी रीजन। और ये वाला पोर्शन जो है
फेब पोर्शन, इसमें क्या था, एंटीजन बाइंड हो रहा था, तो इसको उन्होंने फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन कह दिया। तो ये था हमारे पास। अब एफसी रीजन जो था हमारे पास, जो क्रिस्टलाइजेशन वाला रीजन था, फ्रेगमेंट था, ये इसका जो सी है ये क्रिस्टलाइजेशन होती थी इसकी, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एंड पे होता है। उसके अलावा ये एफसी पोर्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, जब हम उसका लेक्चर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एफसी पोर्शन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को बाइंड करता है। और ये एफसी पोर्शन हेल्प करता है एंटीबॉडी की, यानी कि आईजीजी जो होती है वो क्रॉसिंग ऑफ द प्लेसेंटा में, यानी कि वो प्लेसेंटल सेल्स पे जाके अटैच हो जाता है और फिर एंटीबॉडी की एंडोसाइटोसिस हो जाती है और प्लेसेंटा के थ्रू हमारे बेबी में, फीटस में चली जाती है। और सी इज फॉर कैचिंग सेल्स, यानी कि आईजीई जो है कैच और बाइंड विद द मास्ट सेल। ठीक है, तो ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, ये क्रिस्टलाइजेशन करवाता है, ये क्रॉसिंग ऑफ द प्लेसेंटा में हेल्प करता है, ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग और एक्टिवेशन में हेल्प करवाता है। अब फेब रीजन का मैंने आपको बता दिया कि ये एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन होता है। और अच्छा, अब जो फेब रीजन है उस पे ही हमारा वेरिएबल रीजन था, लेकिन वेरिएबल रीजन में कुछ सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड के। ठीक है, ये वाला हमारे वेरिएबल रीजन्स थे लाइट चेन पे और हमारे पास हेवी चेन पे। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली डिटरमिन करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग जो है वो स्पेसिफिक हो, प्रिसाइजली हो। ठीक है, तो इन रीजन्स को हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, हाइपर वेरिएबल रीजन्स क्या होते हैं कि ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस है विद इन द वेरिएबल रीजन जो डिटरमिन करते हैं प्रिसाइजली बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन टू द एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्सेस की बाय विच एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि जो चार्जेस होते हैं हमारे अमीनो एसिड पे, यानी कि हमारा एंटीजन भी प्रोटीन्स ही होते हैं और हमारे एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स होती हैं, तो दोनों में अमीनो एसिड्स होते हैं और उन दोनों के चार्जेस से फोर्सेस बनती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं जो कि वीक हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेवी चेन्स, क्योंकि ये 5 टाइप्स की होती हैं, अल्फ़ा, गेमा। ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा, गेमा, म्यू एंड दिस वन इज़ डेल्टा एंड एप्सिलॉन चेन्स। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमने एंटीबॉडीज़ को 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, यानी कि आईजीजी हम किसको कह रहे हैं, जिसके पास गेमा हैवी चेन है तो हमने उस एंटीबॉडी को आईजीजी कहा, अल्फा वाली को आईजीए, म्यू वाली को आईजीएम, डेल्टा वाली को आईजीडी एंड एप्सिलॉन चेन वाली को हमने आईजीई कहा। बाकी जो लाइट चेन्स होती हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है कापा चेन और एक होती है लैम्डा चेन, यानी कि वो सब में एक ही जैसी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की कि वो कैसे होती हैं, यानी कि डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की क्या क्या जो है फीचर्स है। तो सबसे पहले हम आईजीएम की बात करते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है सरफेस ऑफ इनएक्टिव पी सेल्स, जिनको हम पीसीआर्स कहते हैं, विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन्स। हेयर इट इज़ प्रेजेंट ऑन एज मोनोमेरिक फॉर्म, वैसे ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। IgM आल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा, हमारे प्लाज्मा में होती है, यानी कि ब्लड में। हेयर इट इज़ पेंटामेरिक सिक्रेटेड बाय द एक्टिव प्लाज्मा सेल्स। अभी मैं आपको पेंटामेरिक और मोनोमेरिक का भी बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि IgM जो है पेंटामेरिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद ये जो IgM एंटीबॉडी है ये हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन की एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की एंटीबॉडी है, यानी कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होगा और वो जो है वो जैसे ही एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा तो सबसे पहले एंटीबॉडी हमारे पास जो आएगी वो होगी IgM। ठीक है, अब हम IgG की बात करते हैं। तो IgG जो है वो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, यानी कि सबसे ज़्यादा IgG होती है। ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की एंटीबॉडी। अब फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या है कि जैसे ही हमारा
बॉडी में कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम लेता है डेवलप होने में, तो उस टाइम को हम कहते हैं लैग फेज। लेकिन जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है तो हमारे पास फर्स्ट क्या होती है कि हमारी आईजीएम की लेवल जो है हाई होती है और आईजीजी की लेवल स्लोली इंक्रीज हो रही होती है। इस वाले पीरियड को हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स की एंटीबॉडी कौन सी थी? हमारे पास आईजीएम थी। और जैसे ही ये प्राइमरी रेस्पॉन्स खत्म होता है तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स में हमारी आईजीजी की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है और वो फिर परसिस्ट करती है। लेकिन आईजीएम भी होती है हमारे पास, बट वो स्लोली रिलीज हो रही होती है और उसकी लेवल ब्लड में कम होती है। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स की एंटीबॉडी हमारे पास आईजीजी है और प्राइमरी की हमारे पास आईजीएम है। तो आईजीजी के बारे में हमने क्या कहा? मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होती है, एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होती है। Because repeatedly response to the antigen, some T memory cells keep making IgG, वो करते रहते हैं IgG को secrete, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में IgG की लेवल इंक्रीज हो जाती है। और also IgG has long half life, और ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी है हमारे पास, ये क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, ठीक है। आईजीजी हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और मदर से बेबी में जा सकती है, और ये भी हमारे पास एक्टिवेट कर सकती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। आल्सो आईजीजी एक्ट एज ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या होता है कि आईजीजी जो है वो हमारे पास कोई भी माइक्रोब हुआ तो उसके साथ जाके उसका जो एफसी पोर्शन है वो जाके उसके साथ बाइंड हो जाएगा, सही है। सॉरी, ये इसके FAB पोर्शन जो है एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन, वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये FC पोर्शन है जो है वो फेगोसाइटोटिक सेल के रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होगा, और फिर ये जो हमारे पास फेगोसाइटिक सेल है, ये मैक्रोफेज हो गई या न्यूट्रोफिल सेल है, वो आके इस हमारे माइक्रोब को और इस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ कर देंगी, यानी कि फेगोसाइटोस को ये ईजी करती है, आसान करती है, तो इसको हम ऑप्शन कहते हैं। ये कैन न्यूट्रलाइज वायरसेस एंड टॉक्सिन, ये वायरसेस और टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब वो कैसे करेगी कि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उनके पास प्रोटीन्स होते हैं, फ्यूजन प्रोटीन्स, जो हमारे होस्ट के सेल्स के साथ जाके बाइंड होते हैं और फिर ये अपना न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास आईजीजी क्या करती है कि उस फ्यूजन प्रोटीन्स पे, यानी कि वायरस के जो फ्यूजन प्रोटीन्स हैं उन पे जाके बाइंड हो जाती है और उन फ्यूजन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती है, तो फिर ये वायरस जो है वो होस्ट के साथ बाइंड नहीं हो पाते और फिर अपना न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर देती है। ऐसे ही ये टॉक्सिन्स के साथ भी करती है। टॉक्सिन के पास क्या होता है कि एक पोर्शन होता है और एक बी पोर्शन होता है। बी पोर्शन जो है वो बाइंडिंग पोर्शन होता है और ए एक्टिव फॉर्म होता है। जब ये टॉक्सिन सेल के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर ये ए वाला पोर्शन जो है इंट्रोड्यूस अंदर हो जाता है सेल के, और ये जाके मैकेनिज्म को अल्टर कर देता है। तो हमारी आईजीजी जो है वो इस बाइंडिंग वाले पोर्शन के साथ बाइंड होगी और इसको ब्लॉक कर देगी, तो ये टॉक्सिन जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा हमारे सेल्स के साथ, तो यहाँ पे अब कोई भी डिजीज़ ये काज नहीं करवा सकता। ठीक है, उसके बाद हम IgA की बात करते हैं। IgA जो है हमारे पास ये सर्कुलेट करती है ब्लड में एज अ मोनोमेरिक फॉर्म। अब इसकी दूसरी टाइप भी होती हैं जैसे IgA 1, 2, 3, 4 ऐसे, बट IgA इज ए डायमेरिक विथ सेकेंडरी कंपोनेंट फॉर्म एपिथेलियल म्यूकोजल सेल्स। ठीक है, तो ये IgA जो है हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में होती है ब्लड में जी, ठीक है, वो सर्कुलेट करती रहती है और उसको हम IgA1 भी कहते हैं। पर IgA इज अ डायमेरिक फॉर्म, ठीक है, वो सीक्रेट होती है एपिथेलियल म्यूकोजल सेल से, जो हमारे जेट के ल्यूमन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजल सेल्स होते हैं या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के सेल्स होते हैं, वो सब इस IgA को सीक्रेट करते हैं और फिर ये IgA ल्यूमन में आ जाती है, हमारे सिक्रीशंस में आ जाती है, यानी कि हमारे सलाइवा, टीयर्स, हमारी जो है वो GIT की सिक्रीशंस, हमारी यूरोजेनिटल सिक्रीशन, सब में ये IgA होती है और वो किस फॉर्म में होती है? डायमेरिक फॉर्म में होती है। सो प्रेजेंट इन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स पे ये प्रेजेंट होती है, सिक्रीशंस में होती है। ये भी वायरस को और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सकती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो, ठीक हो, तो ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है।
उसके अलावा हमारे पास आ जाएगी IgE। ये बाइंड होती है मास्ट सेल और बेसोफिलिक सेल्स पे, ठीक है। और जब कोई भी एलर्जन या कोई भी एंटीजन आके इस पे बाइंड होगा तो इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है, और जो कि फिर मास्ट सेल्स एक्टिवेट करवा देती हैं, और उसकी वजह से इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। क्यों होता है? क्योंकि मास्ट सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइपर सेंसिटिविटी का फर्स्ट वाली जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। और ये कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी टू पैरासाइट्स टू एक्टिवेट इजिनोफिल्स। ये IgE जो है वो इजिनोफिल्स को भी एक्टिवेट करती है। तो इजिनोफिल्स जो हैं वो हमारे पैरासाइट्स के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, तो ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब हम IgD की बात करें तो ये माइनर बिल्कुल होती है, ये बॉडी में जो है माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होती है IgD, और ये मोनोमेरिक फॉर्म में होती है, और ये जो है वो सरफेस पे होती है, ठीक है, सेल्स के IgD, ठीक है, और प्रेजेंट होती है एज अ मोनोमेरिक फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोनोमेरिक, डायमेरिक और पेंटामेरिक और वैलेंसी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स अभी हम देखेंगे। तो मोनोमेरिक एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जब एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल या मोनोमर जो है हमारे पास होगा तो हम उस एंटीबॉडी को क्या कहेंगे? मोनोमेरिक फॉर्म में। जैसे अभी हमने बताया कि IgG जो है वो हमारे ब्लड में मोनोमेरिक फॉर्म में होती है, IgD भी ऐसे होती है, IgE भी ऐसे ही होती है, ठीक है। और जब ये दो मॉलिक्यूल या दो मोनोमर एंटीबॉडी की ज्वाइनिंग चेन से, ठीक है, ज्वाइनिंग चेन से ज्वाइंट होते हैं तो इस वाली एंटीबॉडी को अब हम डायमेरिक एंटीबॉडी कहेंगे। ऐसे ही जब 5 मोनोमर ऑफ दी एंटीबॉडीज या 5 मॉलिक्यूल ऑफ दी एंटीबॉडीज ज्वाइन होते हैं बाय ज्वाइनिंग चेन, ठीक है, तो उस एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे? पेंटामेरिक एंटीबॉडी। और ये कौन सी एंटीबॉडी थी? ये हमारे पास IgM थी, जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। अब वैलेंसी क्या होती है? कि वैलेंसी ये होती है कि वन ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी और मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी कैन बाइंड विथ हाउ मेनी एंटीजेंस, यानी कि ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी थी हमारे पास, तो ये 2 एंटीजेंस के साथ बाइंड हो सकती थी, तो हम इसको क्या कहेंगे? डाईवेलेंट, यानी कि इसकी वैलेंसी है कि ये 2 एंटीजेंस के साथ बाइंड हो सकती है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, डायमेरिक एंटीबॉडी जो है वो 4 हमारे पास एंटीजेंस के साथ बाइंड हो सकती है, तो इसको हम टेट्रावेलेंट कहेंगे। और ये जो हमारे पास IgM थी ये हमारे पास 10 एंटीजेंस के साथ बाइंड हो सकती है, तो हम इसको डेकावेलेंट एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। अब एफिनिटी क्या है? एफिनिटी आपको पता है कि स्ट्रेंथ और पावर ऑफ एंटीजन टू बाइंड विद एंटीबॉडी, ठीक है, या बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एंटीबॉडी एंटीजन को हम क्या कहते हैं? एफिनिटी कहते हैं। तो एफिनिटी क्या है? कि प्योर फोर्स है जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ बाइंड होते हैं। अब एविडिटी क्या है? एविडिटी है कि इट हाउ मेनी पॉइंट्स एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर इंटरएक्टिंग। फॉर एग्जांपल IgM जो कि एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, तो इसकी एविडिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पे एंटीजन्स आके बाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट्स पे हमारे पास एंटीजन के साथ, किसी माइक्रोब के साथ ये 10 पॉइंट्स पे बाइंड होगी, तो इसकी एविडिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IgG के, जो कि हमारे पास डायवेलेंट थी। इसके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स पे जाके एंटीजन के साथ बाइंड हो सकती है, तो इसकी एविडिटी कम है और इसकी एविडिटी ज़्यादा है। तो एविडिटी क्या थी? कि कितनी पॉइंट्स पे हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरएक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन की। एग्लूटिनेशन क्या है? कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ थी वो क्या करती हैं, जैसे हमारे पास IgM एंटीबॉडी है, ये जब RBCs के साथ बाइंड होती है तो एक क्लम्प बना देती है RBCs का, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे RBCs बने, एक नेटवर्क सा बन गया है RBCs का, तो ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए हैं। वरना क्या होता है कि ये ब्लड में सिंपली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इनको एंटीबॉडीज़ के साथ ट्रीट करते हैं तो ये इनका क्लम्प बना देती है, और ये एक दूसरे से मिलकर एक क्लॉट या क्लम्प बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन।
ऐसे ही किसी माइक्रोब, कोई माइक्रोब हो गए तो उन पे भी क्योंकि एंटीजन्स लगे होते हैं तो वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज़ बाइंड हो सकती हैं और उन सब माइक्रोब्स को ज्वाइन करके क्लम्प बना देंगी, तो उसको हम एक ग्लूटिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। ऐसे ही ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करती हैं, वो हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लेक्चर में देखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंटीबॉडी का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।